सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है अपडेट मुफ्ती सलमान अजहरी और मौलाना तौकीर रजा के हवाले से है। जी हाँ, साथ ही साथ शेयर करेंगे कि रूबिका लियाकत और मोहम्मद शामी की जो कॉन्वर्सेशन थी एक इंटरव्यू के दौरान, वो किस तरीके से वायरल चल रही है और किस तरीके से मोहम्मद शामी ने रूबिका लियाकत को उनके मुंह पर ही जवाब दिया है। शेयर करेंगे सारी अपडेट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट आपको मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से बताना चाहेंगे। अभी रिपोर्ट आ रही है कि उनके ऊपर तीसरी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और ये एफआईआर दर्ज करी गई है आतंकी लिंक के तहत। जी हाँ, कुछ लोगों का यह तक दावा है कि 3 नहीं 4 एफआईआर हुई है, एक मुंबई में भी हुई है। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनको किसी भी तरीके से रिहाई मिल जाए, इसकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिहाई ना मिले। दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा की भी गिरफ्तारी होती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है यूपी में पुलिस द्वारा, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों नाम एक साथ हैशटैग ट्रेंड करने लग जाते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी और मौलाना तौकीर रजा को जल्द से जल्द रिहाई मिल जानी चाहिए। और सोशल मीडिया पर मौलाना तौकीर रजा की क्यों गिरफ्तारी हुई, क्यों उनको डिटेन किया गया, उससे पहले क्या उनके बयानात आने लगे, उसको शेयर करेंगे आपके साथ। क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो ज्ञानवापी मामला हो, चाहे वो यूसीसी हो यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर हल्द्वानी में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर के जो बयानबाजी हो, मौलाना तौकीर रजा ने इन सारे मुद्दों को उठाया और मांग करी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके के कई सारे बयान जो हैं वो सामने निकल के आए थे। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। मेरी मांग ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरन रिहा किया जाए। यहां तक कि मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की भी शुरुआत करने की बात करी और अपने समर्थकों से कहा कि वो पीसफुली प्रदर्शन करें और रैली निकालें, और अगर पुलिस उनको रोके तो जहां हो वहीं वो बैठ जाएं और बैठ करके प्रोटेस्ट करें। तो जहां भी रोका जाए आप वहीं धरने पर बैठ जाए और वहीं अपनी गिरफ्तारी मांग करें कि यहीं हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। मौलाना तौकीर रजा के इन बयानों के बाद जो है वो उनको डिटेन कर लिया जाता है यूपी पुलिस द्वारा, और उसके बाद उनके समर्थक इस तरीके की नारेबाजी करते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शेर रजा तौकीर रजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौलाना तौकीर रजा के समर्थक जब पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे तो उसी बीच जो है वो दो गुटों के बीच जो है वो पथराव शुरू हो जाता है, जिसको कंट्रोल पुलिस तो कर लेती है, लेकिन मीडिया के अंदर किस तरीके से खबर छापी जाती है। इंडिया टीवी छापता है कहते हुए कि मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो बरेली के अंदर ज्ञानवापी इशू पर जेल भरो का कॉल दिया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो राइट्स है उस पर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद जो है मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने उत्पात मचा दिया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, पुलिस का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि 2 गुटों के बीच में हुआ था और मामला को उन्होंने शांत कर लिया, लेकिन मीडिया के अंदर एक तरफ की रिपोर्टिंग चलती दिख रही है। हल्द्वानी से जो अपडेट आ रही है उसको लेकर के जाने माने फिल्म राइटर है दारा फारूकी, उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे जो है ये सब कुछ हो रहा है, और एक किताब का भी हवाला दिया है, वो मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन जो सुबह अपडेट आई, कल तो आपको मालूम होगा कि कर्फ्यू की वजह से वहां शूट एट साइट का ऑर्डर था, लेकिन सुबह ये अपडेट्स आने लगे कि किस तरीके से बुलडोजर जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर। और अभी तो ये भी अपडेट आ रही है कि अब उन दंगाइयों, यानी वो जो दंगा भड़का रहे थे, दंगा कर रहे थे, उनके ऊपर एनएसए लगाने की भी बात चल रही है। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक तरफ ही कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जैसे कि रिपोर्टें आ रही थी कि 5 से 6 मुसलमानों की मौत हो गई इसके अंदर, और उन लोगों के परिजनों के बयान निकल के आ रहे थे। एनडीटीवी को उन्होंने बयान दिया, लल्लन टॉप को बयान दिया
कि वो अपने बेटे के साथ गए थे दूध खरीदने के लिए, बेटे और बाप दोनों की मौत हो गई। एक का बयान है कि पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी, और ये भी आ रहा था कि किस तरीके से जो दूसरी तरफ का मॉब है, यानी दूसरे समुदाय का जो मॉब है, वो भी पुलिस के साथ मिलकर के पत्थरबाजी और गाली गलौज कर रहा था। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ एक ही तरफ की सारी कार्रवाई होने वाली है। यहां तक कि जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि इलाके के जो काउंसलर है उनके मुताबिक 14 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करने वाला है, और जिसके पक्ष में भी फैसला आता वो उस पर राजी होते, कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बार बार ये बोला जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आया नहीं था और उससे पहले ही बुलडोजर चला दिया गया था। अब इसी को लेकर के फिल्म राइटर है दराब फारूकी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक लंबा पोस्ट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या क्या चांसेस है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो प्लान्ड तरीके से हो रहा है। क्योंकि एक तरफ लगातार जो है वो मुसलमानों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है वो पत्थरबाजी करी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन दराब फारूकी का ये पोस्ट बताता है कि ये सिलसिलेवार तरीके से कैसे प्लान्ड हो सकता है। उन्होंने लिखा कि हल्द्वानी की जो मस्जिद वाला मामला है वो अभी भी कोर्ट के अंदर है, 14 फरवरी को हियरिंग होने वाली है। उससे पहले ही डिमोलिशन का जो काम है वो किस तरीके से एरिया में शुरू कर दिया जाता है, और उससे पहले इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ दो चीजें हैं जो ध्यान में देने वाली हैं। पहली चीज ये है कि अभी भी मामला कोर्ट के अंदर है, सुनवाई होनी बाकी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सरकार कर रही है उसे मालूम है वो क्या कर रही है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि इंटरनेट को बंद कर दिया इलाके में ताकि कोई भी खबर वहां से बाहर ना जाने पाए, जो कुछ भी वो वहां करे उसकी अपडेट बाहर ना जाना पाए। तो ये दूसरी चीज है जो ध्यान में देने वाली है। साथ ही साथ वो आगे लिखते हैं कि अगर दंगा भड़का तो उसकी शुरुआत हुई कैसे। स्थानीय महिला और जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बुलडोजर की कार्रवाई का, और लगातार ये कह रहे थे कि कोर्ट के अंदर फैसला है, फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी कार्रवाई कर लीजिएगा। पुलिस ने उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज करी, रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया, और ये बताया कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेल पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं के साथ बदसलूकी करी, इसकी वजह से जो है वो उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लग गई। उत्तराखंड की पुलिस ने 19 लोगों को नाम से और 5000 से ज्यादा लोगों को जो है लगभग बिना नाम से उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए हैं। 5 से 6 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये पता लगाना आसानी नहीं है कि किसने गोली चलाई थी। 2004 की प्रोफेसर पॉल ब्रायस की किताब का हवाला देते हैं कि उस किताब के अंदर भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके ऐसे ही मामलों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। उस किताब में भी ये मेंशन है, जो कि इसी तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाता है, जिसे वो बुलाते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम, IRS। किताब का नाम बताते हैं द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्पररी इंडिया। और उसी तरीके से जिस तरीके से इसके अंदर मेंशन है, बताया गया है कि इसी तरीके से जो है वो मामले किए जाते हैं जो कि सालों से किए जा रहे हैं, और इसी को अप्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि जो लोग एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी मुसलमानों पर बिल फोड़ रहे हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी करी, उन्होंने दंगा भड़काया, क्या वो ये सवाल पूछेंगे कि जो मामला अभी कोर्ट में है उस मामले में मस्जिद को डिमोलिश करना, जिसका अभी तक फैसला ही नहीं आया है, क्या ये वायलेंस नहीं है? फिजिकली और मिसबिहेव करना महिलाओं के साथ, क्या ये वायलेंस नहीं है? इंटरनेट बंद कर देना मस्जिद तोड़ने से पहले इलाके का, क्या ये वायलेंस नहीं है? फायर करना बुलेट्स लोगों पर, क्या ये वायलेंस नहीं है? 5 से 6 मुसलमान मारे गए हैं, फिर भी यही कहा जा रहा है कि कैसे मुसलमानों ने साजिश रची। अगर मुसलमान साजिश रचते तो क्या मामला ऐसा उन्हीं के खिलाफ होता? मतलब फिल्म राइटर की तरफ से जो बात लिखी गई है उस पर काफी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इस काम को होता हुआ देखा गया। जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो महसूस हुआ कि ये एक किताब में भी मेंशन है जिसके तहत इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा। अब ये मामला खत्म हुआ ही नहीं था कि फिर से सीए को लेकर के बयान आ जाता है अमित शाह का। अमित शाह का बयान आया है कि चुनाव से पहले पूरे देश में सीए को लागू किया जाएगा। अब एक तरफ ज्ञानवापी मामला है, दूसरी तरफ यूसीसी है, तीसरी तरफ हल्द्वानी है, फिर बड़े मुफ्ती मौलाना उनकी गिरफ्तारी। तो लगातार जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं उससे मुसलमान समाज काफी परेशान मालूम होता है, काफी चिंतित है, और अब सीए को लेकर के भी बयान लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूबिका लियाकत और मोहम्मद शामी के बीच एक इंटरव्यू हुआ। कई सारे सवाल पूछे, जिस तरीके से ये सारी बातें होती रहती हैं, नारेबाजी होते रहते हैं श्री राम के,
उस पर सवाल पूछा, यहाँ पर हर जगह जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। जिस पर जवाब मोहम्मद शामी ने बहुत बेहतरीन दिया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम के नारे लगे हैं या फिर दंगे फसाद हुए कि जो लोग ऐसे नारेबाजी करते हैं ना, उनका मकसद एक ही होता है, वो सब जानते हैं उनका मकसद क्या होता है। कुछ दंगे फसाद हुए तो वो लोग चाहते ही वो हैं। मेरा अपना मानना है कि श्री राम के नाम से मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत है, बजाय इसके कि कोई उनका नाम मस्जिद के बाहर डांस करते हुए, हाथ में हथियार लेते हुए करे। कुछ लोग मस्जिद के बाहर जिस तरीके से डांस करते हैं, कुछ लोग जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा करते हैं, अलग नारेबाजी करते हैं, श्री राम के नाम के साथ गालियों का इस्तेमाल करते हैं, किसी समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ये दिक्कत है। और इसको श्री राम से मिला देना कि ये लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि श्री राम का नाम लिया जाता है। सवाल इस बात का है कि जिस बात को लेकर के आलोचना होती है वो ये कि आप किसी समुदाय के खिलाफ कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से भड़काने की, उनको गाली देने की, उनके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं, और अगले ही पल आप जय श्री राम का नारा लगवा देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था श्री राम में भी है, ऐसे कई मुसलमान भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से श्री राम का नाम का इस्तेमाल करके मुसलमानों के ही खिलाफ नारेबाजी होती है, बयानबाजी हो, तो इसको ऐसे जोड़ लिया जाता है कि ये लोग श्री राम के खिलाफ है। ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है वो मोहम्मद शामी ने इसके अंदर एक्सपोज करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि रुबिका लियाकत को भी आड़े हाथों ले लिया। जब रुबिका लियाकत ने पूछा कि आपको चिढ़ सबसे ज्यादा किस चीज से है, किससे चिढ़ते हैं आप, सबसे ज्यादा किस चीज से चिढ़े आप? इसका जवाब देते हुए मोहम्मद शामी कहते हैं चोरी चकारी से। अगर आपका प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने आप से चोरी कर रहे हो, मतलब आप धोखा दे रहे हो। अब इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर तहलका ही मच जाता है। लोग ये कहने लग जाते हैं कि रुबिका लियाकत को इनडायरेक्टली आड़े हाथों लिया है, क्योंकि रुबिका लियाकत की हंसी भी बता रही होती है। प्यारी समझ गई। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।